नमस्कार दोस्तों, टेक श्रेयांश में आप सभी को फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मेरे पास एक कुरियर आया है जिसको भेजे थे आकाशदीप सागर ने, और इनका एड्रेस वगैरह हाइड करने के लिए बोले थे तो इसको हाइड कर दिया हूँ। बस कानपुर रोड यहाँ पे छोड़ दिया हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कहाँ से आया है। तो चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं, और ये लाइव वीडियो बना रहा हूँ, लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो देखते हैं क्या कंडीशन में मोबाइल आया है। सबसे पहले मैं ये बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ओपन करके देखते हैं कौन सा मोबाइल भेजे थे। बॉक्स का पैकिंग थोड़ा सा देखेंगे तो ठीक नहीं है, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे कुछ लगा है, शायद लग रहा है ऐसा। बॉक्स का मतलब ये जो पैकिंग है ठीक पैकिंग नहीं है, मतलब लूज हो गया है या फिर डैमेज हो गया है। चलिए बहुत अंदर मोबाइल को रखे हैं, देखते हैं अंदर कौन सा मोबाइल निकल रहा है। ठीक है, बाहर से थोड़ा सा पैकिंग, मतलब जो पैकेज था पैकेज थोड़ा डैमेज था, लेकिन अंदर में पैकिंग अच्छा से हुआ है, देख सकते हैं। फटाफट से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। कौन सा मोबाइल है आपको जल्द से जल्द दिखाने की कोशिश करता हूँ। तरह पैकिंग हुआ है, देख सकते हैं। चलिए यहाँ से मैं निकालता हूँ उसको। तो दोस्तों मेरे पास इसी तरह भेजना चाहते हैं और आपका मोबाइल रिपेयर करवाना चाहते हैं तो ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दे दिया हूँ, उसी एड्रेस में मेरे पास कुरियर कर सकते हैं, और आपके स्क्रीन में जो नंबर दिया हूँ उसी नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप में कांटेक्ट करके मेरे पास भेज सकते हैं, ठीक है। जो भी मोबाइल भेजेंगे इसी तरह रिपेयर करते हुए आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। पैकिंग अंदर में और एक छोटा सा पैकिंग है, तो पैकिंग अच्छा से हुआ है, लेकिन बाहर का जो कार्टून था वो कार्टून थोड़ा सा डैमेज हो गया, दब गया था। चलिए फाइनली मोबाइल निकल गया है, देख सकते हैं। एक पोको X3 Pro है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एम्पियर कंजम्पशन चेक करेंगे, क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है डेड कंडीशन में आया होगा। फिर भी एक बार ऑन करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं ऑन तो नहीं होगा, और नहीं भी हो रहा है, देख सकते हैं। चलिए ऐसे ही बिना खुले एम्पियर मीटर पे चेक करेंगे क्या कंडीशन है, यहाँ से थोड़ा सा हमको आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं एम्पियर मीटर को आपके स्क्रीन में लाता हूँ, देख सकते हैं आपके स्क्रीन में एम्पियर मीटर शायद आया नहीं, 1 मिनट। चलिए और एक बार एम्पियर मीटर को चालू कर लेता हूँ, लेकिन OBS में नहीं आ रहा है। 1 मिनट में थोड़ा सा इसको सेटिंग कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये वॉल्यूम का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ था, इसलिए वो डिटेक्ट नहीं कर रहा था। अभी देखिए आ गया है। चलिए इसमें ग्राफ भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ और थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पे सबसे पहले चार्जिंग एम्पियर मीटर पे चेक करेंगे कितना एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, यहाँ से हमको आइडिया लग जाए। देखिए 103 मिली एम्पियर पे स्टॉक है, ठीक है। आपके स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ पे एम्पियर मीटर पे देख सकते हैं। देखिए ये जो एरो मार्क दिखा रहा हूँ, जो माउस की क्रॉसर से दिखा रहा हूँ, देखिए माउस की क्रॉसर से ये दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 102 मिली एम्पियर पे 102 मिली एम्पियर यहाँ पे शो कर रहा है, यानी कि 102 मिली एम्पियर ये मोबाइल कंज्यूम कर रहा है। और यहाँ पे जो ग्राफ मीटर में देख सकते हैं, ग्राफ से भी पता चल रहा है और एम्पियर मीटर में भी पता चल रहा है। चलिए यहाँ से एक आइडिया तो लग गया कि ये मोबाइल में इतना मिली एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। चलिए फटाफट से इसका बैक पैनल को रिमूव करते हैं और देखते हैं कंडीशन अंदर में क्या क्या हुआ है कि नहीं। हालांकि ये जिनका मोबाइल है उनका कहना था कि पहले ये डेड कंडीशन में था और उनके नज़दीकी मतलब लोकल में कहीं दिखाए थे मोबाइल को और वहाँ पे बन नहीं पाया। तो मेरा वीडियो देखे होंगे और मेरा वीडियो देख के मेरे से कांटेक्ट किए, फिर उसके बाद मेरे पास भेजे हैं। चलिए इसको ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ अंदर क्या क्या काम हुआ है कि नहीं। मैं भी देखता हूँ अंदर क्या क्या काम हुआ है, ठीक है। आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। आज इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, कंडीशन देखने के बाद पता चलेगा होगा कि नहीं होगा, ये तो अभी से नहीं बता सकता। लेकिन एम्पियर मीटर में जितना एम्पियर कंज्यूम कर रहा है लग रहा है कि हो जाना चाहिए, ठीक है। देखते हैं एक बार क्या कंडीशन है, अंदर पता चल जाएगा। देखिए पोर्ट की कंडीशन देखे तो बहुत हालत ख़राब भी है और नहीं भी है, ठीक है। इसका शील्डिंग हटाया गया है। चलिए कैमरा को साइड करते हैं और बैटरी को भी डिस्कनेक्ट कर लेते हैं एक बार और चेक करते हैं कितना एम्पियर अभी कंज्यूम कर रहा है।
बैटरी लगा था उसी हालत में 102-103 मिली एम्पियर मतलब 100 के आसपास अभी भी सेम कंडीशन है, देख सकते हैं वही 100 मिली एम्पियर के आसपास कंज्यूम कर रहा है। तो इसी कंडीशन में कोई पोर्ट वगैरह बन रहा है कि नहीं इसको भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं। डिवाइस मैनेजर में ओपन कर रहा हूँ देखिए, और यहाँ पे कोई पोर्ट बन रहा है कि नहीं इसको चेक करते हैं और थोड़ा सा हमको कंफर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, पोर्ट में अभी तक तो कोई पोर्ट वगैरह बना नहीं है, थोड़ा देर वेट करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा लेट में पोर्ट बनता है या फिर डिटेक्ट करता है यूएसबी में। नहीं, कोई पोर्ट नहीं बन रहा है। ठीक है, चलिए बैटरी को एक बार कनेक्ट करके भी चेक कर लेते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, पोर्ट नहीं बन रहा है। 100 मिली एम्पियर ले रहा है तो ये मतलब सीपीयू का कोई पोर्ट बनना चाहिए। चलिए एक बार यूएसबी लगा के भी कंफर्म कर लिए, कोई पोर्ट वगैरह नहीं बन रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर भी और थोड़ा सा कंफर्मेशन के लिए मैं दूसरा एक यूएसबी को इंसर्ट करता हूँ क्योंकि ये केबल भी थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखा रहा है कभी कभी। ये केबल में एक बार चेक करते हैं। ठीक है, ये केबल में और थोड़ा सा अच्छे से पता चल जाएगा। यहाँ पे भी डिटेक्ट नहीं कर रहा है, कोई पोर्ट वगैरह नहीं बन रहा है। चलिए और एक बार इसको उल्टा करके देख लेते हैं। अगर सीपीयू पोर्ट बना रहा होगा तो इसमें शो करना चाहिए, जो एम्पियर कंजप्शन ले रहा है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, लेकिन अंदर क्या हुआ है क्या नहीं अभी तक मैं देखा नहीं हूँ। ठीक है, वीडियो में एंड तक बने रहिए, आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा ये मोबाइल में क्या क्या प्रॉब्लम हुआ था पहले और रिपेयर हो पाता है या फिर नहीं, इसको भी देखेंगे। चलिए अभी बोर्ड को निकालते हैं और देखते हैं अंदर का कंडीशन थोड़ा सा। ठीक है, देख सकते हैं कंडीशन, अभी जो कंडीशन है एक बार ये कैमरा में आप देखिए, फिर उसके बाद माइक्रोस्कोप में आपको दिखाता हूँ। पहले से काम वगैरह हो चुका है और ऑलरेडी देख सकते हैं यहाँ पे दोनों साइड में छेड़छाड़ हुआ है, लेकिन माइक्रोस्कोप में देखने से पता चल जाएगा कितना काम हुआ है कि नहीं। चलिए यहाँ पे सेकंड कैमरा को मैं चालू कर लेता हूँ और माइक्रोस्कोप में देखते हैं इसको। ठीक है, चलिए कैमरा को रिमूव कर लेता हूँ। ठीक, ये वीडियो लाइव बना रहा हूँ और जो भी प्रॉब्लम फेस होगा यहाँ पे, जो भी प्रॉब्लम दिखेगा आपको लाइव रिपेयर करके दिखाने की कोशिश करूँगा। चलिए माइक्रोस्कोप की कैमरा में मैं इसको यहाँ पे स्विच करता हूँ और यहाँ से अभी कंफर्मेशन करते हैं, देखते हैं क्या क्या अंदर काम हुआ है। ऑलरेडी किसी ने सीपीयू, रैम और यूएफएस को रिवॉल्व कर चुका है, जो कि आपके स्क्रीन में देख सकते हैं। फ्लक्स वगैरह लगा हुआ है यहाँ पे, देखिए ऑलरेडी फ्लक्स अंदर से निकला है, मतलब ये सीपीयू और रैम पहले से रिवॉल्व हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे बॉल भी अच्छे से दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रॉपरली रिवॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है या फिर कहाँ पे प्रॉब्लम है इसको थोड़ा सा फाइंड आउट करना पड़ेगा। देख सकते हैं बोर्ड की कंडीशन क्या हुआ है, ये सील्ड उखाड़ते समय ये कंडीशन हुआ है जहाँ पहले काम करवाए थे। ठीक है, तो अभी डीसी एम्पियर मीटर में चेक करेंगे कितना एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। बैटरी कनेक्टर पे चेक करेंगे, बैटरी कनेक्टर पे बूट केबल डालने से या फिर डीसी एम्पियर मीटर में कितना बूटिंग एम्पियर ले रहा है उसको चेक करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ कंपोनेंट मिस है, मतलब यहाँ पे एक कंपोनेंट लगा था, यहाँ पे एक कंपोनेंट लगा था और यहाँ पे एक कॉइल लगा था, कंपोनेंट भी मिसिंग है। ठीक है, ये साइड में ठीक ठाक है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आने से हमको सबसे पहले क्या काम करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप इसको डायग्नोस करके रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए, मैं आपको लाइव डायग्नोस करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हम चेक करेंगे बूट केबल लगा के। ठीक है, बूट केबल में कितना एम्पियर कंजप्शन कर रहा है। मैं थोड़ा सा ये इसका बूट केबल निकाल लेता हूँ। इसका बूट केबल से ही चेक करने से पता चल जाएगा मतलब क्या क्या प्रॉब्लम है अंदर में। ठीक है, इसका बूट केबल कहाँ गया। चलिए इसका बूट केबल मैं निकाल लिया हूँ, ये देख सकते हैं। बूट केबल में लगा के उसको चेक करते हैं बूटिंग करने से कितना एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, कि ऑटो एम्पियर ले रहा है, क्या है क्या नहीं है, सब कुछ पता चल जाएगा अभी। तो यहाँ पे मैं डीसी एम्पियर मीटर को, डीसी सप्लाई को ऐड करता हूँ यहाँ पे आपके स्क्रीन में। ठीक है, देखिए 4.2 वोल्ट में सेट है, तो यहाँ पे बूट केबल को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ और बूटिंग करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ एक बार। देखिए जैसे ही बूट केबल को डाला हूँ इसमें 197 मतलब 0.200 मिली एम्पियर ऑटो कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, देख सकते हैं ऑटोमेटिकली 0.200 मिली एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। चलिए यहाँ से तो एक चीज़ पता चल गया कि इसमें ऑटो एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, और ऑटो एम्पियर किस कंडीशन में कंज्यूम करता है, शॉर्टिंग होने से, कहीं ना कहीं शॉर्टिंग होगा, इसी कारण से ये ऑटो एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, देख सकते हैं। चलिए इसको बूट करने की कोशिश करते हैं एक बार, पावर स्विच को प्रेस करके। शॉर्टिंग है, ठीक है, शॉर्टिंग है जिस वजह से ये बूटिंग भी नहीं ले रहा है। चलिए यहाँ से तो एक चीज़ पता चल गया कि ये बोर्ड में शॉर्टिंग है, कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है जिस वजह से ये ऑटो एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। कहाँ शॉर्टिंग है इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। और पहले से जो टेक्नीशियन को दिए थे उन्होंने एक बार ट्राई किए होंगे
यहाँ पे रोजिन वगैरह लगा है, देख सकते हैं आपके स्क्रीन में रोजिन लगा है। यहाँ पे जो कॉयल था कॉयल को निकाला गया है और इधर से कोई कंपोनेंट वगैरह नहीं है। लेकिन इसमें जो ट्रैक था इस तरह नहीं उखाड़ना चाहिए, क्योंकि इस तरह उखाड़ देने ये ज़बरदस्ती कोई किसी ने उखाड़ा है। देखिए ज़बरदस्ती इसको घिस घिस के उखाड़ा गया है। चलिए एक बार देखते हैं। इस तरह कंडीशन नहीं करना चाहिए, जो कि आपके स्क्रीन में देख सकते हैं ऐसा हालत हुआ है। ऐसा हालत नहीं बनाना चाहिए। प्रिंट शील्डिंग उखाड़ने का टाइम में जैसा उखड़ गया, लेकिन इसको ज़बरदस्ती किसी ने घिस घिस के इसको ऐसा बना दिया है। ठीक है, देखिए जब ये जो शील्डिंग उखाड़ने का टाइम में इस टाइप का उखड़ता है और इसको घिसा हुआ है, किस टाइप का कंडीशन दिख रहा है देख सकते हैं। ऐसा कंडीशन में मोबाइल आने से बनने वाला चीज़ भी अगर देखेंगे तो डीमोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, और उसमें ट्राई भी नहीं करते। चलिए कोई इशू नहीं, मेरे पास आया है तो मैं इसको कोशिश करूँगा रिकवर करने की। तो यहाँ पे मल्टीमीटर को ऐड करता हूँ आपके स्क्रीन में। देखिए चेक करेंगे पहले, सबसे पहले कहाँ कहाँ शॉर्टिंग हो सकता है, शॉर्टिंग निकल सकता है, उसको एक बार नॉर्मली चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं डायोड मोड में मल्टीमीटर को सेट कर रहा हूँ। देखिए आ गया डायोड मोड में। एक बार बैटरी कनेक्टर पे सबसे पहले चेक करते हैं। ठीक है, देखिए रेड वाला प्रॉप ग्राउंड में और ब्लैक वाला से मैं GR ले रहा हूँ। यहाँ पे 400 के अंदर है। ठीक है, ये ग्राउंड है, ये ID लाइन होगा, TH लाइन होगा। इसमें 800 के आसपास आ रहा है और यहाँ पे 670 के आसपास आ रहा है। ठीक है, ये लाइन में कोई शॉर्टिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे 400 के नीचे है। फॉरवर्ड वाइज में देखते हैं ऑयल है, यानी कि 1200 प्लस है। 1400 प्लस होना चाहिए, 1200 प्लस है चलेगा, 1000 प्लस होने से भी चलेगा। ठीक है, शॉर्टिंग तो नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब V-Watt लाइन में इसका शॉर्टिंग नहीं है। चलिए एक बार VPH को चेक करते हैं। VPH में पता चलेगा शॉर्टिंग है कि नहीं। ये इसका मेन VPH कॉइल है, ये देखिए यहाँ पे शॉर्टिंग दिखा रहा है, यहाँ पे भी शॉर्टिंग दिखा रहा है। ठीक है, तो VPH लाइन में ही शॉर्टिंग है। शॉर्टिंग तो फाइंड आउट हो गया है, देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, शॉर्टिंग को हटाने के लिए सबसे पहले VPH लाइन को देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ गया है। ठीक है, उसके हिसाब से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमको डायग्राम ओपन करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं इसका स्कीमेटिक को ओपन कर लेता हूँ और देखते हैं मतलब इसका VPH लाइन कहाँ कहाँ गया है। ठीक है, हालांकि सभी सेक्शन में गया है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, लेकिन एग्जैक्ट कौन सा कंपोनेंट में गया है इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे बोर्नियो को ओपन कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, ये वीडियो जो बना रहा हूँ लाइव रिकॉर्ड करके बना रहा हूँ, थोड़ा सा लंबा हो सकता है और इसमें आपको प्रॉपर नॉलेज भी मिल जाएगा ऐसा केस आने से कैसे हैंडल करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जिनका मोबाइल है बहुत उम्मीद से मेरे पास भेजे हैं कि इसमें मोबाइल बने या नहीं बने मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ से जो ये मोबाइल के अंदर जो डेटा है, डेटा रिकवर जैसे भी करके कर दें, ऐसा मेरे को बोले थे। लेकिन फिर भी हम हमारे हिसाब से इसको ट्राई करते हैं। चलिए यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ पोको X3 Pro। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको डेस्कटॉप स्क्रीन दिखाता हूँ, डेस्कटॉप। ठीक है, थोड़ा सा ये कैमरा को छोटा कर देता हूँ ताकि जो बोर्नियो को ओपन किया हूँ ये अच्छे से दिख पाए। ठीक है, बस चलिए बोर्नियो को देखते हैं एक बार। पोको X3 Pro, पोको X3 Pro कहाँ गया, नीचे है पोको X3 Pro, ये रहा पोको X3 Pro। बिटमैप निकालते हैं डायरेक्टली। ठीक है, क्योंकि शॉर्टिंग तो VPH लाइन में हमको फाइंड आउट हो गया है। शॉर्टिंग फाइंड आउट हो गया तो डायरेक्ट VPH लाइन, हम लाइन कहाँ कहाँ गया है इसको बिटमैप के थ्रू से चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये जो लाइन है ये VPH लाइन है। मैं आपको थोड़ा सा इसका दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है VPH पावर। ठीक है, और ये कैप में भी चेक करेंगे, लिखा है VPH पावर। ठीक है, चलिए यहाँ से तो कंफर्म हो गए कि ये जो कैप्स में चेक किया था पहले वही VPH लाइन ही है। लेकिन शॉर्टिंग कहाँ पे हो सकता है इसको फाइंड आउट करना जरूरी है। जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक सेट ऑन होने का चांस भी नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये IC को रिमूव करेंगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर ये IC ख़राब हो जाता है जो 8150B IC दिया है। देखिए 8150B IC जो दिया है ये सेकंड पावर IC है पोको X3 Pro का। तो ये सेट में बहुत सारा प्रॉब्लम, मतलब ये जो पोको X3 Pro में ये जो 8150B IC दिया है बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। चलिए यहाँ पे मैं दूसरा PCB होल्डर में फिक्स कर लेता हूँ। उसके बाद सीधा BQ IC को, यानी कि जो IC 8150B IC है इसको डायरेक्ट निकालते हैं पहले। ठीक है, क्योंकि IC लगा है, हो सकता है IC ख़राब होने के कारण से शॉर्टिंग नहीं बता रहा होगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले से कोई टेक्नीशियन इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर चुका है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पेस्टेड है अभी भी, मतलब पहले इसके ऊपर काम नहीं किया गया है। फिर भी IC को निकालने से पहले एक बार VPH में
4 वोल्ट 5 एम्पियर डाल के देख ही लेते हैं, मतलब पता चल जाएगा। अगर इधर उधर शॉर्टिंग हुआ और फाइंड आउट हो गया जल्दी से तो पता चल जाएगा, ऐसे निकालना नहीं पड़ेगा, अदरवाइज जैसे भी करके निकालना ही पड़ेगा, और तो ऑप्शन नहीं है कोई भी। देखते हैं कहाँ शॉर्टिंग निकलता है। तो यहाँ पे मैं 4 वोल्ट 5 एम्पियर, ठीक है, ये 4.2 वोल्ट देने से भी होगा, लेकिन वोल्टेज थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ठीक है, 3.8 रखते हैं। देख सकते हैं 3.8 वोल्ट रखा हूँ, और यहाँ पे एक बार चेक करते हैं कहाँ शॉर्टिंग फाइंड आउट होता है कि नहीं तो फिर हमारे पास थर्मल भी है, थर्मल से चेक करेंगे। अगर इसमें फाइंड आउट नहीं होता है उस कंडीशन में थर्मल यूज करेंगे, अगर फाइंड आउट हो जाता है तो ठीक है, VPH लाइन है, हो जाना चाहिए। चलिए सबसे पहले इधर ये देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए वही मतलब 180 मिली एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, लेकिन मीटर में चेक करने से फुल शॉर्टिंग आ रहा है। देखिए यहाँ पे लगभग वही 47 ओम्स की रीडिंग आ रहा है, मतलब GR आ रहा है, लो GR है, लेकिन ये VPH का GR नहीं है जिस तरह आना चाहिए। 400 450 आना चाहिए, 400 प्लस आने से भी चलता है, लेकिन यहाँ पे तो बहुत लो है, 100 ओम्स के आसपास है, ठीक है। तो चलिए हमारे हिसाब से इसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर थर्मल की ज़रूरत लगेगा तो फिर थर्मल को लगाएंगे, यूज में लाएंगे। चलिए अभी ये IC को ही निकाल लेते हैं, क्योंकि IC में मेरे को डाउट जा रहा है, और ये IC सबसे ज़्यादा ख़राब होने वाला IC पोको X3 Pro में ही है। चलिए मैं इसको निकालता हूँ, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। और यहाँ पे मैं टेम्परेचर और एयर को मेंशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें CPU रैम का काम शायद नहीं होगा, अगर होगा तो मैं बता दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी किसी भाई ने इसका CPU रैम को रिवॉल्व कर रखा है, तो इसमें टेम्परेचर और एयर बताने का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। चलिए साइड से सबसे पहले सेफली इसका ग्लू को कटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि IC पेस्टेड है, ठीक है। ग्लू हमारा कट हो गया है, देख सकते हैं। अभी हम ये IC को रिमूव करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह रिपेयर करवाना चाहते हैं मेरे पास भेज सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दे दिया हूँ, वही एड्रेस में मेरे पास कुरियर कर सकते हैं, और आपके स्क्रीन में जो नंबर दिया हूँ उसी नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके मेरे से कॉन्टैक्ट करके मेरे पास भेज सकते हैं, ठीक है। जो भी मोबाइल होगा, जैसा भी प्रॉब्लम होगा, इसी तरह वीडियो बनाऊंगा और आपको रिपेयर करके दिखाने की कोशिश करूँगा। मोबाइल बने ना बने मतलब नहीं है, लेकिन जो मेरा प्रोसेस है वही प्रोसेस में पूरा 100% करने की कोशिश करूँगा। चलिए IC रिमूव हो चुका है, देख सकते हैं। अभी सबसे पहले हम चेक करेंगे इसमें जो VPH लाइन में शॉर्टिंग आ रहा था ये क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है। हालांकि अभी पैड आपस में बहुत सारा जुड़ा हुआ है, देख सकते हैं, लेकिन फिर भी नॉर्मली चेक कर लेते हैं। सेम कंडीशन है पहले जैसा, शॉर्टिंग तो है, कहीं ना कहीं शॉर्टिंग ज़रूर है, जिस वजह से इसमें बीप भी अभी आ रहा है, देखिए। और जो रीडिंग आ रहा है 50-60 के अंदर आ रहा है, देख सकते हैं। दोनों साइड से मैं चेक कर रहा हूँ, शॉर्टिंग 100% है, ठीक है। चलिए अभी मैं दूसरा एक DC एम्पियर मीटर में चेक करता हूँ, ठीक है, कहाँ शॉर्टिंग दिख रहा है, दिखाएगा, पता चल जाएगा। अभी इसमें 3.8 वोल्ट और 5 एम्पियर डाल के फिर से मैं ट्राई कर रहा हूँ, वही 170-80 मिली एम्पियर ले रहा है। चलिए एक बार देखते हैं बोर्ड गर्म कहीं हो रहा है कि नहीं। चलिए बोर्ड पहले से ही गर्म है, IC निकाला था अभी, तो बोर्ड को थोड़ा सा कूल डाउन कर लेता हूँ। फिर उसके बाद यहीं पे शॉर्ट मतलब टच करके देखता हूँ कहाँ गर्म हो रहा है। गर्मी तो पता नहीं चल रहा है कहाँ पे गर्मी हो रहा है। चलिए अभी इसमें 8 एम्पियर डाल के देखते हैं। 5 एम्पियर में कुछ पता नहीं चला, अभी एम्पियर को बढ़ाते हैं। सेम कंडीशन है, मतलब शॉर्टिंग कहाँ पे है पता ही नहीं चल रहा है। क्या इसी कंडीशन में थर्मल डिटेक्ट कर पा रहा है कि नहीं, इसको भी चेक करेंगे। ठीक है, अभी थर्मल टेस्टिंग की बारी आ गया है। ये कंडीशन में अगर देखिए खाली हाथ में पता नहीं चल रहा है, ना ये साइड में गर्म हो रहा है ना पीछे साइड में। ठीक है, हल्का फुल्का भी गर्म नहीं हो रहा है, लेकिन एम्पियर कंज्यूम कर रहा है 180-200 मिली एम्पियर के आसपास एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। तो इस कंडीशन में अगर थर्मल डिटेक्ट कर लेता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए यहाँ पे मैं थर्मल को सेट कर लेता हूँ आपके स्क्रीन में और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो अभी देख सकते हैं इसका शॉट कहाँ पे है, इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थर्मल कैमरा को लगा दिया हूँ आपके स्क्रीन में, देख सकते हैं। चलिए देखते हैं VPH में कहाँ पे शॉर्टिंग है। ठीक है, और यहाँ पे मैं DC पावर सप्लाई को ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अभी
3.8 वोल्ट देंगे और 8 एम्पियर देंगे। पहले 5 एम्पियर दे के देखते हैं कहाँ पे शॉर्टिंग आ रहा है कि नहीं, थर्मल कैमरा डिटेक्ट कर रहा है कि नहीं, इसको देख लेते हैं। नहीं तो फिर एम्पियर को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं माइक्रोस्कोप के नीचे थर्मल कैमरा को मैं इंस्टॉल किया हूँ, इसलिए थोड़ा सा लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसके चलते थोड़ा सा मतलब कैमरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, मतलब थर्मल कैमरा में इमेज थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। चलेगा। तो यहाँ पे मैं ये VPH लाइन है, देख सकते हैं, ये जो कैप है इसमें देता हूँ। देखिए वही 180 मिली एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं ये लाइट को ऑफ कर देता हूँ। इस तरह पकड़ते हैं। ठीक है, अभी पकड़ना मतलब दिखेगा। अभी देखिए ये साइड में हीटिंग तो पता नहीं चल रहा है, ये साइड में देखते हैं। तो VPH लाइन तो चारों तरफ गया है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जो कॉयल है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ठीक है, ये शॉर्टिंग आ रहा है। देखिए ये शायद ग्राउंड है ये। ठीक है, यहाँ पे GR आ रहा है। यहाँ पे दोनों साइड शॉर्टिंग आ रहा है, तो ये भी VPH है। चलिए एक बार बोर्नियो में देख ही लेते हैं, पता चल जाएगा। बोर्नियो को मैं क्लोज कर दिया था, तो अभी मैं फिर से ओपन कर रहा हूँ। OPPO X3 Pro। कल एक्चुअल में क्या हुआ, मैं थर्मल कैमरा को इंस्टॉल नहीं किया था पहले से, मतलब बाद में इंस्टॉल किया हूँ, तो वीडियो को वहीं पे स्टॉप कर दिया था। फिर ये दोबारा वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा ये जो जितना भी बैकग्राउंड में कल सॉफ्टवेयर खोला था सबको मैं बंद कर दिया था। ठीक है, मतलब ये अगला दिन सुबह ही इसको फिर से कर रहा हूँ जहाँ से छोड़ा था। चलिए ये बिटमैप को ओपन कर लेता हूँ, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। जो कैप्स अभी शॉर्टिंग दिखा रहा है ये VPH लाइन है या फिर दूसरा लाइन है, ये कैप। ठीक है, VPH लाइन है। तो ये कैप्स में भी हम वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे तो पता चल जाएगा कहाँ पे शॉर्टिंग है, क्योंकि ये साइड में डालने से अच्छा ये साइड में ही डाल देते हैं। चलिए एक बार देखते हैं फिर से। यहाँ पे मैं ग्राउंड दे दिया हूँ और यहाँ पे देखिए और अच्छे से दिखा रहा हूँ। देखिए ये लाइट रिफ्लेक्टिंग के लिए थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मैं माइक्रोस्कोप के नीचे ही कैमरा को सेट कर दिया हूँ। ठीक है, तो देखते हैं थोड़ा सा इसको। 1 मिनट में थर्मल कैमरा का थोड़ा सा टेम्परेचर को बढ़ा दिया हूँ। ठीक है, चलिए अभी अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये VPH का मेन कैप है ये साइड का, तो यहाँ पे एक बार इंजेक्ट कर रहे हैं। तो वोल्टेज इंजेक्ट करने के बाद देखिए कौन सा IC हीटिंग हो रहा है, ये दोनों पावर IC ही हीटिंग हो रहा है। देखिए और कहीं पे भी शॉर्टिंग नहीं नज़र आ रहा है। ये साइड में एक बार चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये दोनों IC ही हीट हो रहा है। ठीक है, चलिए फटाफट से इसका पावर IC को रिमूव करके एक बार VPH लाइन को चेक करते हैं, शॉर्टिंग हट रहा है कि नहीं। एटलीस्ट पता तो चल जाएगा, मतलब शॉर्टिंग है कि नहीं है। अगर दोनों IC ख़राब हो गया होगा तो फिर IC को चेंज कर देंगे। ठीक है, चलिए मैं माइक्रोस्कोप में मैं आपको दिखाता हूँ। दोनों IC को पहले रिमूव करते हैं, फिर VPH लाइन को चेक करेंगे। ऐसे माइनर शॉर्टिंग को हाथ से या फिर रोजिन से डिटेक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि देखिए पहले से ऑलरेडी किसी भाई ने इसको चेक करके देख लिया है, लेकिन उनसे हुआ नहीं, मतलब ये जो शॉर्टिंग था ये डिटेक्ट नहीं कर पाए, तो उस कंडीशन में रिटर्न कर दिए हैं। या फिर हो सकता है दूसरा चीज़ भी प्रॉब्लम, क्या हुआ था एक्चुअल रीज़न मेरे को पता नहीं है, लेकिन मेरे पास जो कंडीशन में आया है उसी के हिसाब से ये मोबाइल को डायग्नोस करके रिपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखते हैं रिजल्ट क्या आ रहा है, क्या नहीं, पता चल जाएगा। अगर पावर सेक्शन में कुछ फॉल्ट होगा, CPU RAM UFS में कुछ दिक्कत नहीं हुआ तो 100% डाटा रिकवर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी CPU UFS RAM के ऊपर काम करना पड़ेगा तो इसमें खर्चा थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि देखिए ये हो गया आपका PM8150L। इसको मैं साइड कर देता हूँ। उसके बाद एक बार चेक ही कर लेते हैं। इसको हटाने के बाद क्या हमारा जो VPH लाइन शॉर्टिंग आ रहा था ये हट गया कि नहीं, पता चल जाएगा। अभी वही सेम कंडीशन है। ठीक है, तो VPH लाइन अभी भी शॉर्ट है। चलिए यह IC को भी रिमूव कर लेते हैं। दोनों IC को मैं रिमूव कर चुका हूँ। अभी एक बार फिर से चेक करते हैं जो VPH लाइन में शॉर्टिंग आ रहा था क्या हट गया कि नहीं। बिल्कुल हट गया है, देख सकते हैं। देखिए अभी 600 650 GR आ रहा है। ठीक है, और फॉरवर्ड वाइज में 1900 के आसपास जा रहा है। बोर्ड थोड़ा सा
गर्म है इसलिए इतना ज़्यादा GR दिखा रहा है। अभी देखिए नॉर्मल हो गया, वही 300 के आसपास GR आ गया है। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि इसका जो पावर IC है, दोनों IC शॉर्टिंग है या फिर एक IC शॉर्टिंग है। जो मेन PM था वो वाला शॉर्टिंग है ये वाला, या फिर ये वाला शॉर्टिंग है। चलिए इसको एक बार इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। इंस्टॉल करके देखते हैं, क्योंकि दोनों IC एट ए टाइम शॉर्ट तो हो नहीं सकता, हो भी सकता है, ऐसा कुछ गारंटी नहीं है। चलिए इसको जैसे निकाले थे वैसे बैठा देते हैं, देखते हैं। ये लगाने के बाद फिर से शॉर्टिंग आता है तो फिर हम दोनों IC को चेंज कर देंगे। पहले एक बार बैठा के चेक कर लेते हैं। अगर एक ख़राब हुआ तो एक को चेंज करेंगे, दोनों ख़राब हुआ तो दोनों को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा फ्लक्स डाल देता हूँ, और ये IC भी देख सकते हैं अच्छे से, जो पहले का बॉल था वो प्रॉपर है, दोबारा रिवॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन देख के एक बार बैठा देते हैं। तो ऐसा लाइव रिकॉर्ड करके वीडियो बनाना थोड़ा सा लंबा हो जाता है, क्योंकि इसमें पूरा डिटेल्स में पता चल जाता है, ठीक है। और पहले मैं क्या करता था, पहले मैं वीडियो पहले बना लेता था, उसके बाद वॉइस ओवर करके डाल देता था। ये जो अभी काम कर रहा हूँ ये सब काम को स्किप कर रहा था मैं, लेकिन अभी से ऐसा नहीं करूँगा। अभी जितना भी काम करूँगा और जैसा भी काम करूँगा सब ऐसे रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है। पहले भी रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन ज़्यादातर मैं वॉइस ओवर करके ही डाल रहा था, लेकिन अभी से कोशिश कर रहा हूँ जितना होगा लाइव रिकॉर्ड करके, या फिर होगा तो लाइव भी करूँगा, लेकिन जो भी करूँगा लाइव बनाऊँगा, ठीक है। चलिए ये तो थोड़ा सा तिरछा हो गया है, एक बार देख लेते हैं अच्छे से बैठ पाता है या फिर नहीं। बैठ तो गया है, देखते हैं। शॉर्टिंग दिखा रहा है कि क्या है क्या नहीं। यहाँ पे पहले शॉर्टिंग आ रहा था, ओके। तो ये जो PM8150L है ये शॉर्टिंग नहीं था, ये जो PM8150A है, शायद A होगा। एक बार क्लीन कर लेते हैं IC को। ओनली PM8150, देखिए PM8150, ये जो मेन पावर IC है ये ख़राब हो गया था। चलिए अभी वोल्टेज को थोड़ा सा इंजेक्ट करके देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसका जो 8150B IC को निकाले थे इसको भी बैठाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जाके वोल्टेज इसमें मतलब जो भी आएगा पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको भी क्लीन कर लेता हूँ। इस तरह इसको क्लीन कर देते हैं, ठीक है। पहले मैं क्लीन कर लेता हूँ, उसके बाद जो IC निकाले थे उसी IC को बैठाने की कोशिश करेंगे। अगर आगे में शॉर्ट निकल गया है तो हमको पता चल गया है कि ये IC ख़राब नहीं हुआ होगा, फिर भी एक बार बैठा के चेक कर लेते हैं। प्रॉब्लम तो मिल गया है, जहाँ शॉर्टिंग था, जो IC शॉर्टिंग था इसको क्लीन कर दिया हूँ। अभी ये जो IC निकाला था इसको थोड़ा सा मैं क्लीन कर लेता हूँ। शायद IC निकालते समय एक पॉइंट डैमेज हुआ है, एक बार चेक करते हैं। इसको नहीं हुआ है, ओके, बिल्कुल ऊपर से ऐसे ही दिख रहा था। तो अभी इसको अच्छे से क्लीन करके एक बार रिवॉल्व करके बैठा देते हैं। यह IC ख़राब है कि सही है ये भी पता चल जाएगा, क्योंकि आगे तो शॉर्टिंग नहीं है, लेकिन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसको भी चेक करना ज़रूरी है। IC शॉर्टिंग नहीं है, काम नहीं कर रहा होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज आगे आउटपुट नहीं करेगा। चलिए इसको क्लीन कर दिया हूँ और एक बार रिवॉल्व करके बैठा लेते हैं। थोड़ा सा साइड में ग्लू लगा है तो इसको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, ताकि रिवॉल्व करते टाइम बॉल जो बनेगा वो छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बीच में ग्लू अगर रहता है तो बॉल का साइज बिगड़ जाएगा, कोई बॉल छोटा हो जाएगा, कोई बॉल बड़ा हो जाएगा। तो उसके चलते पहले से मैं क्लीन कर देता हूँ। चलिए क्लीन हो गया, अभी इसको एक बार रिवॉल्व कर लेते हैं। स्टेंसिल देखते हैं कौन सा लगेगा इसमें। 8150B कहाँ गया भाई? 8150B नहीं तो फिर यूनिवर्सल में कर देंगे, मेरे पास इसका ऑलरेडी स्टेंसिल है मेरे पास, ठीक है। तो एक बार देख लेता हूँ, उसके बाद नहीं मिलता है तो फिर 8150B मिल गया। देखिए ये वाला नहीं है। जब हम काम करते हैं, काम करते वक्त अगर कोई सामान ढूंढते हैं
वो सामने में होगा दिखता नहीं, ऐसा कंडीशन हो जाता है। सामने में पड़ा होगा लेकिन हम लोग ढूंढते रहते हैं, क्यों ऐसा होता है पता नहीं। बहुत बार मैं फेस किया हूँ इस टाइप का कंडीशन। 8150B, चलिए यूनिवर्सल में कर देते हैं, ठीक है। जहाँ से भी करेंगे IC रिवॉल्व होना चाहिए। एक बार देखता हूँ और अच्छे से। ये मिल गया, शायद मिल गया है 8150। चलिए यहाँ पे वीडियो को बीच बीच में स्किप करूँगा क्योंकि काफ़ी लंबा हो रहा है, और उसके बाद जो मैं रियल टाइम में रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसमें थोड़ा सा जो भी अनवांटेड पार्ट है उसको भी कट कर लूँगा, ठीक है। क्योंकि इसमें जो अभी जैसे स्टेंसिल को ढूंढ रहा था, ठीक है, स्टेंसिल को ढूंढ रहा था तो उसमें जितना भी टाइम लगा 10 सेकंड 20 सेकंड, चलिए यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे IC तो दिया है लेकिन 8150B IC का नहीं दिया है। देखिए शायद ये है, ये तो नहीं है। चलिए कहीं ना कहीं एडजस्ट करके कर ही लेते हैं, टाइम काफ़ी लग गया है इसमें। चलो फाइनली मिल गया, ये है। ये भी नहीं है, कौन सा IC दिया है भाई? 81। चलिए यहाँ पे कोई सेट होता है तो इसमें कर लेते हैं। जी बिल्कुल सेट हो गया ये वाला, और अभी रिवॉल्व कर लेते हैं। काम हो जाना चाहिए कहीं पे भी। पर्टिकुलर एक मॉडल को ढूंढते रहेंगे तो रात हो जाएगा, लेकिन ऑलरेडी मेरे पास स्टेंसिल है फिर भी नहीं मिला, कहाँ पे है फुर्सत में देखना पड़ेगा। चलिए इसको मैं रिवॉल्व कर लिया हूँ, और रिवॉल्व करने के बाद एक बार बैठा के देखते हैं क्या अभी भी सेम कंडीशन है या फिर कोई चेंजेस हुआ है। क्योंकि पहले जो कंडीशन था आपको पता है, कोई वोल्टेज वगैरह नहीं बन रहा था क्योंकि इसका VPH लाइन शॉर्टिंग था, और VPH लाइन को तो क्लियर कर दिया हूँ। अभी इसको बैठा के देखते हैं। इसको बैठाने के बाद अगर वोल्टेज आउट हो गया तो फिर PMIC को एक चेंज कर देंगे। ऑलरेडी PMIC में निकाल दिया हूँ, तो इसका डायरेक्शन देख के हमको बैठाना है, ठीक है। ये इसी डायरेक्शन में बैठेगा। अगर आपको डाउट भी हो रहा है तो बोर्नियो स्कीमेटिक देख सकते हैं कौन सा डायरेक्शन में पहले बैठा था। तो ये साइड से बैठाते हैं, क्योंकि आगे में पावर स्विच का कनेक्टर दिया है तो वो भी मेल्ट हो गया आधा अधूरा। चलिए ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। देखिए थोड़ा सा हल्का सा चिपकाना है बस, अपने आप ऑटोमेटिकली अपनी जगह पे बैठ जाएगा। देखिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि तिरछा बैठा है, लेकिन सही में तिरछा ही लगा है। जैसे हिट करते जाऊँगा ये ऑटोमेटिकली अपने जगह पे बैठ जाएगा। देखते रहिए। टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा दिया हूँ क्योंकि थोड़ा सा कम हो रहा था। हालांकि 380 390 में काम कर रहा हूँ फिर भी कम हो रहा था। मेल्ट तो हो गया है, शायद ठीक से बैठा नहीं है। मतलब बैठने का तो ठीक से बैठ गया, लेकिन वो ज़्यादा ही तिरछा बैठ गया था। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं कोई लाइन वगैरह शॉर्टिंग है कि नहीं। यहाँ पे तो अभी 150 GR आ रहा है, शायद सही हो गया। 180। थोड़ा सा बोर्ड को कूल डाउन कर लेते हैं। फिर से GR चेक करते हैं, जहाँ पे पहले शॉर्टिंग आ रहा था देखिए 300 के आसपास आ गया है, और फॉरवर्ड वाइज में देख सकते हैं 600 के अंदर है, ठीक है। चलिए अभी एक काम करते हैं, बोर्ड में चेक करते हैं क्या वोल्टेज वगैरह बन रहा है कि नहीं। मतलब फ्रेम में इसको फिक्स करते हैं। एक बार चार्जिंग एम्पियर मीटर में चेक करते हैं कितना एम्पियर अभी कंज्यूम कर रहा है। पहले तो 181 मिली एम्पियर पे स्टॉक हो रहा था। जब खुला था उस टाइम में 100 मिली एम्पियर कंज्यूम कर रहा था, लेकिन अभी कोई भी एम्पियर कंज्यूम नहीं कर रहा है। और वोल्टेज VPH आउट हुआ कि नहीं इसको भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि अभी PMIC लगा नहीं है, इसलिए कोई वोल्टेज हमको फ्लक्चुएट या फिर एम्पियर कंजप्शन अच्छे से नहीं पता चल रहा है, ठीक है। चलिए वोल्टेज को आउट मतलब जो VPH पावर बन रहा है कि नहीं इसको चेक करते हैं, क्योंकि VPH लाइन पहले शॉर्टिंग था, VPH नहीं बन रहा है, ठीक है। VPH क्यों नहीं बन रहा है, ये भी IC ख़राब हो सकता है, या फिर जो अभी डाला हूँ मैं ये प्रॉपरली बैठा नहीं है। देखते हैं एक बार। यहाँ पे 5 वोल्ट इन हो रहा है, ठीक है, देखिए 5 वोल्ट इन हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे भी 5 वोल्ट मिलना चाहिए, 5 वोल्ट आ रहा है। यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है, यहाँ पे भी कोई वोल्टेज नहीं है, ठीक है। ये कैप में कोई वोल्टेज नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वोल्टेज दिख रहा है 4.6 वोल्ट के आसपास, लेकिन VPH का कॉइल जो है यहाँ पे 0.5 वोल्ट आ रहा है। चलिए जो IC को निकाले थे एक बार चेक कर लेते हैं अच्छे से बैठा है कि नहीं बैठा है, पता चल जाएगा, ठीक है।
उसीलिए लाइव वीडियो में थोड़ा सा टाइम लगता है। देखिए हम जो काम करते हैं ना, इसमें हमेशा सही होगा बोल के ऐसा कुछ नहीं है, या फिर जो काम कर रहे हैं ख़राब होगा या फिर गलत होगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। होता है मिस्टेक, क्योंकि हम लोग भी हाथ से ही काम कर रहे हैं। थोड़ा बहुत इधर 19-20 हुआ तो फिर दोबारा करना पड़ता है। चलिए कोई नहीं, मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ। शायद IC ठीक से लगा नहीं था। ठीक है, मैं इसको एक बार दोबारा से क्लीन कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए। दोबारा इसको रिबॉल करके एक बार लगा के देखते हैं, नहीं तो फिर IC को चेंज करेंगे। रिबॉल हो गया। अभी या IC को निकाल के एक बार लगा के देखते हैं। तो वीडियो आपको थोड़ा सा लंबा हो रहा होगा, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। काम ही ऐसा है, अगर लाइव वीडियो बनाऊंगा तो ऐसे लेट होगा ही होगा, लंबा होगा ही होगा, क्योंकि जो रियल टाइम में काम कर रहा हूँ वही टाइम लग रहा है। इसमें कोई एडिटिंग वगैरह नहीं कर रहा हूँ। जो रियल टाइम में हमको टाइम लगता है उतना ही टाइम ये बोर्ड में लग रहा है। तो डीपली आपको समझना है तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा वीडियो में, और ऐसे शॉर्टकट में काट छाट के बैठा दूंगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए अभी इसको प्रॉपरली पकड़ लेता हूँ और उसके बाद बैठाता हूँ। अभी ये प्रॉपरली बैठ गया है। ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड को कूल डाउन करते हैं और अभी वोल्टेज चेक करेंगे VPH आउट हुआ कि नहीं। अगर VPH आउट होगा तो फिर PMIC को डाल देंगे। अगर यहाँ पे भी VPH नहीं बना तो ये IC को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेन DC to DC IC है, चार्जिंग IC है, जो कह सकते हैं। अभी एक बार पहले GR चेक कर लेते हैं। ठीक है, हालांकि इससे पहले भी जो लगाया था GR तो सही आ रहा था, शॉर्टिंग वोटिंग हट गया था क्योंकि PMIC शॉर्टिंग था। चलिए इसको डायोड मोड में रख के एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, ग्राउंड बिल्कुल सही GR आ रहा है। ठीक, एक बार अभी एम्पियर मीटर में चेक करते हैं कितना एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, पता चल जाएगा। एम्पियर कंजम्पशन तो 0 है, देख सकते हैं। एक बार अच्छा ये भी सटक गया था। चलिए कोई नहीं, मैं एक बार देखता हूँ इसको। अभी देखिए यहाँ पे 0.061, ठीक है, 0.061 मिली एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। पहले कितना ले रहा था, 100 मिली एम्पियर कंज्यूम कर रहा था। अभी देखते हैं वोल्टेज वगैरह बन रहा है कि नहीं। मीटर को DC में सेट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ वोल्टेज बना के नहीं। बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे देख सकते हैं 2.9 वोल्ट आउट हो रहा है। तो यहाँ से VPH पावर जनरेट हो गया, मतलब ये DC to DC IC जो VPH लाइन शॉर्टिंग था, ये शॉर्टिंग हट गया है। देख सकते हैं अभी वोल्टेज बन रहा है और एम्पियर का कंजप्शन भी देख सकते हैं। अभी PM विदाउट PM पे 0.061 मिली एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। चलिए ये साइड में भी चेक करते हैं वोल्टेज। पहले देखिए यहाँ पे शॉर्टिंग आ रहा था, अभी देखिए यहाँ पे अभी वोल्टेज नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ से आउट नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए, अच्छा ये डिस्कनेक्ट हो गया है, 1 मिनट। दोबारा से मैं यहाँ पे एम्पियर मीटर को कनेक्ट कर दिया हूँ। अभी एक बार यहाँ पे फिर से वोल्टेज चेक करते हैं। देखिए 2.9 वोल्ट आ गया और यहाँ पे भी 2.9 वोल्ट आ गया। ये VPH का मेन कैप है, देख सकते हैं, जो IC से पहले लगा है, ये भी 2.9 वोल्ट आ गया है। तो इसका मतलब ये IC प्रॉपरली काम अभी नहीं करेगा, क्योंकि PMIC मतलब मेन PM जो है ये लगा नहीं है, कोई वोल्टेज नहीं है। क्योंकि ये जब तक नहीं लगाएंगे, ये आपस में जब कॉम्बिनेशन मतलब होगा नहीं, दोनों बोर्ड दोनों IC बोर्ड के साथ अगर प्रॉपरली कनेक्ट नहीं हुआ होगा, उस कंडीशन में ये IC वोल्टेज जनरेट नहीं करता है। ठीक है, इसका जो BOB लाइन है, यहाँ से ये IC से ये IC कनेक्ट रहता है। ठीक है, बहुत सारा लाइन है, वो बोर्नियो या फिर स्कीमेटिक देखने से पता चल जाएगा। क्योंकि अभी एक 8150 IC लगा है, ये सॉरी 8150B IC लगा है बोर्ड में फिलहाल, और दूसरा जो लगा है 8150L लगा है। और मेन जो 8150 IC है ये अभी शॉर्ट था, अभी निकाल दिया था मैं। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं और दूसरा IC एक तो इंस्टॉल करके देखेंगे और उसके बाद देखेंगे बोर्ड की कंडीशन क्या फिर रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ। अभी देखता हूँ नया वाला IC इसमें डाल दूंगा। तो यहाँ पे एक आध बोल
थोड़ा सा उठ गया था, मतलब ज़्यादा तो उठा नहीं था, हल्का सा उठ गया था, तो उसको थोड़ा सा क्लीन कर दिया हूँ। ठीक है, मैं IC निकालता हूँ, 1 मिनट। 8150 IC। B है। 8150 को देखते हैं। सेवन 8150 कहाँ गया? 8150। चलिए कोई बोर्ड से निकालते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल मेरे पास 8150 IC स्टॉक नहीं है, और ओरिजिनल IC अगर डालेंगे तो बोर्ड से ही निकालना अच्छा है, क्योंकि बोर्ड में ही ओरिजिनल IC मिलता है। ठीक है, मार्केट में जो IC मिल रहा है आपको पता है, 10 लाएंगे तो 8 काम करता है, 7 काम करता है, या फिर 2 काम करता है, बाकी सब फेल। लेकिन आज की डेट में उतना रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता, मिल जाता है IC। पहले जो IC वगैरह मिल रहा था, इसमें एक 8150 IC लगा है। ठीक है, एक बार शॉर्टिंग वोटिंग है कि नहीं इसको चेक कर लेते हैं। शॉर्टिंग होगा तो निकालेंगे भी नहीं। आ रहा है, ठीक। चलिए, इसका VPH लाइन तो शॉर्टिंग नहीं है, देख सकते हैं। चलिए IC को निकालते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट कीजिए, और इसी तरह लाइव वीडियो देखना चाहते हैं या फिर जो वॉइस ओवर वाला वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट कीजिए। जिसका पुल ज़्यादा होगा उसी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, लाइव वीडियो चाहिए या फिर वॉइस रिकॉर्ड वाला, मतलब वॉइस ओवर वाला। पहले काम कर लूँगा, उसके बाद वॉइस ओवर करूँगा, उसमें ये सब चीज़ स्किप हो जाएगा। ठीक है, मेन जो चीज़ है वो दिखाऊँगा। अभी जैसे इसमें स्टेप बाय स्टेप पूरा दिखा रहा हूँ रिपेयर करते हुए, उसमें वो सब चीज़ स्किप कर दूँगा। तो आप कमेंट कीजिए, मैं देखता हूँ किस टाइप का आप देखना चाहते हैं। इसको थोड़ा सा रिवॉल्व कर देंगे, क्योंकि एक दो बॉल इसमें बड़ा हो गया है। ठीक है, तो एक बार मैं थोड़ा सा फ्लक्स डाल के इसको क्लीन कर लेता हूँ। ठीक है, पुराना PPD को। चलिए, हो गया। अभी इसको रिवॉल्व करते हैं, और रिवॉल्व करके बैठा के देखते हैं क्या अभी कंडीशन बन रहा है। जब तक बैठाएंगे नहीं पता नहीं चलेगा। स्टेंसिल भी मिल गया, मैं इसको रिवॉल्व कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ बैठा के। ठीक है, जब तक इसको बैठाएंगे नहीं कुछ भी पता नहीं चलेगा। चलिए, रिवॉल्व हो गया। थोड़ा सा मैं क्लीन कर लेता हूँ बोर्ड को। IC को बैठा लेते हैं अभी, जो मेन PMIC है। एक बार इसका डायरेक्शन देख लेता हूँ, उसके बाद इसको बैठा देंगे। ठीक है, तो ये साइड में। चलिए, अभी इसको बैठा के देखते हैं और कंडीशन चेक करते हैं क्या कंडीशन बन रहा है। परफेक्टली लग गया है IC PM। ठीक है, PMIC लग गया है, परफेक्टली लगा दिया हूँ। तो एक बार इसको क्लीन कर लेते हैं। अभी PM लगाने के बाद एक बार VPH लाइन जो शॉर्टिंग आ रहा था, इसको भी चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। नहीं आ रहा है, देख सकते हैं, परफेक्ट। ठीक है, अभी ये जो बोर्ड है इसको फ्रेम में लगा के चेक करते हैं अभी कितना एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है। अब पता चलेगा इसका CPU UFS RAM सही से रिवॉल्व हुआ है कि नहीं। ठीक है, बिल्कुल नहीं हुआ है, क्योंकि एम्पेयर कंजप्शन चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। मतलब जैसे ही पावर IC को मैं बैठाया हूँ, यहाँ पे लो बूटिंग पे जा रहा है, और वोल्टेज वगैरह बन रहा है कि नहीं चेक करते हैं इसको। VPH नहीं बन रहा है, क्या हुआ? फिर से शॉर्टिंग हो गया क्या IC ख़राब है? एक बार VPH लाइन फिर से चेक करते हैं। यहाँ पे GR तो प्रॉपर आ रहा है, यहाँ पे भी ठीक है। क्या हुआ फिर? यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है। यहाँ पे पहले 5 वोल्ट आ रहा था, अभी भी आ रहा है, देख सकते हैं। अगर CPU लाइन में प्रॉब्लम होता तो ये VPH लाइन तो जैसे भी करके बनना चाहिए, VPH नहीं बन रहा है अभी। ठीक है, तो अभी फिर से वही IC को चेंज करके देखेंगे, और अभी मेरे पास स्टॉक भी नहीं है।
ये आईसी को चेंज करके देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी यही आईसी में दूसरा एक बोर्ड से निकाला था जो कि इसका भी वीपीएच लाइन में शॉर्टिंग था। तो उसमें तो PMI आईसी मतलब PM8150L आईसी, ये आईसी वो बोर्ड में शॉर्टिंग था, तो उसको तो निकाल दिया था पहले से। तो इसमें तो शॉर्टिंग तो नहीं बता रहा है, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। चलिए एक बार ये आईसी को हटा के देखते हैं वीपीएच आउट कर रहा है कि नहीं, पता चल जाएगा। अभी एम्पियर कंजम्पशन चेक करते हैं, और वोल्टेज जो वीपीएच नहीं बन रहा था अभी ये PM हटाने के बाद बन रहा है कि नहीं, इसको चेक करते हैं। डाउट क्लियर हो जाएगा वो आईसी में प्रॉब्लम है कि दूसरा कहीं प्रॉब्लम है। अभी देखिए वही मतलब 0.061 के आसपास जा रहा है, 0.059 के आसपास जा रहा है। इसका मतलब इसमें वोल्टेज बन रहा है। अभी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। देखिए 2.9 वोल्ट बन रहा है, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे है, आईसी में। चलिए दूसरा एक बोर्ड से दूसरा आईसी निकालता हूँ। ये बोर्ड में यूएफएस इसका प्रॉब्लम था, तो ये इसका यूएफएस निकाल दिया था मैं। तो अभी ये बोर्ड को पहले चेक कर लेते हैं कितना एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, देखिए 73 पे स्टॉक है, इसका मतलब ये आईसी प्रॉपर काम कर रहा है। 73 पे स्टॉक होना इसका मतलब ऑटो आइडल पे जा रहा है ये। चलिए एक तो कंफर्मेशन मिल गया, इसका आईसी सही है। यह आईसी को मैं रिमूव कर लेता हूँ और दोबारा से वो बोर्ड में डाल के देखेंगे अभी क्या कंडीशन बनेगा। बोर्ड को कूल डाउन करते हैं अभी और चेक करते हैं दोबारा से अभी वोल्टेज आउट हुआ कि नहीं, पता चल जाएगा। ठीक है, अभी फ्रेश आईसी लगाया हूँ कि और कहीं प्रॉब्लम है ये भी समझ में आ जाएगा। एम्पियर कंजम्पशन से एम्पियर कंजम्पशन को देखने के बाद कितना करंट अभी कंज्यूम कर रहा है इसको देखने के बाद पता चल जाएगा। ठीक है, सेम कंडीशन है, देख सकते हैं। जैसे ही पावर आईसी को मैं बैठा रहा हूँ यहाँ पे 0.010 मिली एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, यानी कि अभी देखिए वोल्टेज चेक करता हूँ, फिर से ड्रॉप हो गया। ठीक है, तो अभी इसमें शॉर्टिंग तो नहीं दिखा रहा है लेकिन वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। फिर से एक बार चेक करते हैं इसको, सेम कंडीशन है, देख सकते हैं एम्पियर मीटर पे। यहाँ पे देखिए 5 वोल्ट इन हो रहा है लेकिन यहाँ पे वीपीएच आउट नहीं कर रहा है। ठीक है, और थोड़ा सा थर्मल में भी देख लेते हैं इसको, और कहीं गर्म वरम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये साइड में भी कहीं पे भी गर्मी नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब कोई कोई भी कंपोनेंट हीटिंग नहीं हो रहा है। चलिए एक बार यहाँ पे फिर से वीपीएच इन करके देखते हैं। अभी देखिए वही 100 मिली एम्पियर के आसपास कंज्यूम कर रहा है, तो शॉर्टिंग तो कहीं ना कहीं है। चलिए और एक बार दिखाता हूँ आपको इधर साइड से, आईसी बैठाने के बाद शॉर्टिंग हो रहा है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। और ये जैसा कंडीशन हुआ है, मतलब देखने से कैसा लग रहा है, देखिए बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज इंजेक्ट करने से देखिए 0.68 मिली एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। पहले कितना 180 मिली एम्पियर कंज्यूम कर रहा था। तो हो सकता है यह आईसी भी खराब हो गया होगा, ऐसा तो कोई बता नहीं सकते ना। चलिए अभी 4.2 वोल्ट इंजेक्ट करता हूँ और 8 एम्पियर इंजेक्ट करता हूँ। ठीक है, 4.2 वोल्ट 8 एम्पियर। अभी देखते हैं शॉर्टिंग निकलता है कि नहीं, फिर भी पता नहीं चल रहा है। देखिए कहाँ पे शॉर्टिंग हो सकता है, ये साइड में एक बार चेक करते हैं। इस कंडीशन में अगर थर्मल कैमरा डिटेक्ट नहीं कर रहा है तो फिर आंखों में क्या ही डिटेक्ट करेंगे, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए और एक बार इसको भी निकाल के चेंज करेंगे। हो सकता है यह आईसी भी खराब हो सकता है, क्योंकि पहले से वीपीएच लाइन शॉर्टिंग था। क्लियर कर लेते हैं दोनों आईसी को चेंज करके। एक तो ऊपर वाला चेंज कर चुका हूँ ऑलरेडी, ये वाला, दूसरा एक स्क्रैप बोर्ड से निकाल के अभी इसको भी चेंज कर लेते हैं। चलिए देखते हैं टाइम कैसा खींच रहा है, आपको पता ही होगा, होता है ऐसा सब कुछ, मतलब रियल टाइम में जब हम काम करते हैं, इसीलिए वीडियो को पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं और जो अनवांटेड पार्ट है उसको कट कर लेते हैं। तो वॉइस ओवर करूँगा, ये पार्ट को भी कट कर लूँगा। पहले से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये लाइव वीडियो बना रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलिए लास्ट ऑप्शन देखते हैं, नहीं तो फिर फाइंड आउट करना पड़ेगा कहाँ पे शॉर्टिंग हो रहा है। थोड़ा सा इसको भी क्लीन कर लेता हूँ।
अभी यहाँ पे चेक करके देखते हैं। पहले तो इसमें 0.70 मिली एम्पेयर कंज्यूम कर रहा था VPH लाइन में। इसमें तो शॉर्टिंग नहीं था, लेकिन फिर भी एम्पेयर कंजप्शन ले रहा था, ऑटो एम्पेयर कंज्यूम कर रहा था। ठीक है, 1 मिनट। 300-260 के आसपास GR आ रहा है, 1314 के आसपास जा रहा है। चलिए अभी यहाँ पे वोल्टेज इंजेक्ट करके देखते हैं। 4.2, 5 एम्पेयर। ठीक है, अभी कोई एम्पेयर कंजम्पशन नहीं ले रहा है। देखिए अभी कोई भी करंट कंज्यूम नहीं कर रहा है। चलिए इसको बैटरी कनेक्टर में भी चेक कर लेते हैं वोल्टेज इंजेक्ट करके। अभी कोई करंट कंजम्पशन नहीं ले रहा है। तो दोनों IC ख़राब हो सकता है या फिर होगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले से चेक करके देख लिया हूँ। मैं सोच रहा था इसका जो PM8150L IC लगा है ये शायद अच्छा होगा, लेकिन बाद में पता चला ये भी शॉर्टिंग है। ऐसे पहले तो थर्मल कैमरा में जब चेक किया था दोनों हीट हो रहा था। ठीक है, मैं सोच रहा था कि ओनली PM810 ये शॉर्टिंग था, लेकिन पता चला बाद में कि PM8150L IC भी दिक्कत कर रहा था, मतलब शॉर्टिंग दिखा रहा था, ऑटो एम्पेयर कंज्यूम कर रहा था। चलिए ये दूसरा IC को एक बार बोर्ड में फिक्स करके देखते हैं, अभी पूरा कंफर्म पता चल जाएगा। रिवॉल्व थोड़ा सा कर लेते हैं, क्योंकि बोर्ड को अच्छे से क्लीन कर दिया हूँ। ठीक है, इसको लगाने के बाद फाइनल हमको रिजल्ट मिलेगा। आगे में और प्रॉब्लम है या फिर यही तक प्रॉब्लम था। थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ और फाइनली बोर्ड में फिक्स करेंगे। इसका तो डायरेक्शन देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी डायरेक्शन बता ही दिया है। देखिए यहाँ पे बीच में एक बॉल गैप है, तो इसको मिला के हम लोग बैठा सकते हैं। गैप कहाँ गया? गैप ये वाला, तो ये इसी डायरेक्शन में लगेगा। चलिए इसको बैठाता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या कंडीशन बन रहा है। IC तो लग गया है, लेकिन अभी चेक करेंगे पहले। पहले GR चेक कर लेते हैं, उसके बाद वोल्टेज इंजेक्ट करके देखेंगे। GR वही 350 के आसपास, 350-400 के आसपास है, 1800 के आसपास है। अभी तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया है, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं करंट कंज्यूम कितना कर रहा है। अभी ओके, अभी 0 कंज्यूम है। कैसे पता चला? देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए अभी 4.2 वोल्ट सेट है। देखिए 4.2 वोल्ट सेट है। यहाँ पे बैटरी कनेक्टर पे दे रहा हूँ। देखिए कोई भी एम्पियर कंजप्शन नहीं रह रहा है। ठीक है, अभी VPH में, ये VPH में भी दे सकते हैं। देखिए कोई भी एम्पियर कंज्यूम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमको पता तो चल गया कि इसका जो VPH लाइन में शॉर्टिंग आ रहा था IC चेंज करने के बाद भी, इसका PM8150L IC भी शॉर्ट हो गया था। चलिए अभी एम्पियर मीटर में चेक करते हैं कितना एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। अभी भी सेम कंडीशन है। देखिए तो अभी VPH बन रहा है कि नहीं, इसको चेक करते हैं, क्योंकि अभी तो करंट कंज्यूम नहीं कर रहा था ऑटोमेटिकली। 0.5 वोल्ट, यानी कि अभी भी VPH फेल्ड है। चलिए एक बार इधर भी चेक कर लेते हैं। जितना टाइम इसमें वेस्ट कर चुका हूँ, एक स्वैप कर देता तो बोर्ड में अच्छा ही होता। तो वोल्टेज तो नहीं बन रहा है। अभी चेक करते हैं फिर से कहीं शॉर्टिंग हुआ कि क्या हुआ। 3.8 वोल्ट, 5 एम्पियर। ठीक है, देखिए अभी तो कोई करंट कंज्यूम नहीं कर रहा है, ना ही VPH लाइन में शॉर्टिंग है। ठीक है, फिर भी VPH नहीं बन रहा है। देखिए ग्राउंड में शॉर्ट कर रहा हूँ, 5 एम्पियर ले रहा है। तो अभी कौन सा IC चेंज करेंगे, या IC को चेंज करके देखेंगे। ठीक है, यह IC भी बहुत बार ख़राब ही हो जाता है, तो डबल ट्रिपल काम करना पड़ रहा है। ऐसा केस आने से पूरा दिन भर चला जाता है दोस्तों, आपको पता ही होगा। चलिए यहाँ पे यह IC को फटाफट से रिमूव कर लेता हूँ। एक ठो कैप यहाँ से निकल गया था, तो इसको भी डाल देता हूँ, शायद बूट कैप होगा।
बोर्ड को एक बार कूल डाउन करके चेक करते हैं, नहीं तो फिर आईसी को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो कैप की वजह से वोल्टेज नहीं बन रहा था तो अभी बन जाना चाहिए, अगर बूट कैप होगा तो। ठीक है, मैं एक्चुअल में चेक नहीं किया, मैं ऐसे ही खोल गया था, मतलब ओपन था बोल के कैप लगा दिया हूँ। बाकी कौन सा कैप है, क्या काम कर रहा है, वो अभी देखा नहीं हूँ। ठीक है, जो मेन प्रॉब्लम है इसको पहले क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कौन सा। अभी वही सेम कंडीशन है, देखिए कोई भी वोल्टेज नहीं बन रहा है, इसलिए ये 0.0010 मिली एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। एक बार वोल्टेज चेक करते हैं, वही है 0.06 वोल्ट आ रहा है। चलिए PM8150B आईसी को एक बार लगा के देखते हैं, और तो कोई आईसी बचा नहीं है ना। और मेरे हिसाब से जब तक VPH वोल्टेज बनेगा नहीं, आगे कुछ भी नहीं चेक कर सकते। ठीक है, क्योंकि VPH वोल्टेज ही ड्रॉप हो रहा है। चलिए आईसी को थोड़ा सा मैं क्लीन करके रिवॉल्व कर लेता हूँ। इसको बैठाने के बाद ही पता चलेगा मतलब बोर्ड में और कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। जब तक VPH वोल्टेज आउट नहीं करेगा कुछ भी चेक नहीं कर सकते। तो एक साथ तीन आईसी ख़राब होना क्या लॉजिक होगा, पता नहीं। तीनों के तीनों आईसी में चेंज कर दिया हूँ। देखिए ये तीसरा नंबर आईसी को मैं चेंज कर रहा हूँ। पहले 8150L आईसी चेंज किया, सॉरी पहले PM8150 को चेंज किया। मेन जो 8150 आईसी था वो शॉर्ट था, उसको चेंज किया। उसके बाद 8150L को चेंज किया हूँ। अभी 8150B आईसी को चेंज करूँगा। चलिए देखते हैं ये आईसी को भी चेंज करके, जब तक वोल्टेज जनरेट नहीं होगा यानी कि VPH जनरेट नहीं होगा तब तक हम कुछ भी बता नहीं सकते। और ये जो प्रॉब्लम है ना, रिटर्न वाला केस में ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ऑलरेडी किसी भाई ने इसको छेड़छाड़ कर रखा है। और क्या ही बोलूँगा, कैसा कंडीशन था आपको पता ही होगा। ये आईसी को मैं रखता हूँ इधर, थोड़ा सा बोर्ड को करता हूँ क्लीन। और थोड़ा सा अच्छे से इसको क्लीन कर लेते हैं। ये फाइनल आईसी था और इसको भी चेंज कर दिया हूँ। अभी देखते हैं वोल्टेज वगैरह बन रहा है कि नहीं, क्योंकि पहले 8150L उसके बाद 8150B आईसी, तीनों मेन पावर आईसी को चेंज कर दिया हूँ। ऐसा छेड़छाड़ केस में अगर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं तो जितना मेहनत करेंगे उतना पैसा मिलता नहीं। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी देख सकते हैं क्या कंडीशन पहले था, वोल्टेज वगैरह नहीं बन रहा था। दोनों आईसी को मैं ऑलरेडी चेंज कर चुका हूँ। तीसरा मतलब तीनों पावर आईसी को चेंज कर दिया हूँ। अभी भी रिजल्ट अगर नहीं मिला तो फिर और ऑप्शन नहीं है, इसको फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि बोर्ड का कंडीशन देख सकते हैं, कौन सा ट्रैक शॉर्ट हुआ है, एटलीस्ट सामने से दिख ही नहीं रहा है। देख सकते हैं, पता होने से हाँ या इसी ट्रैक टूटा है बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है और बोर्ड को पूरा घिस दिए हैं। चलिए एक बार चेक करते हैं कितना एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। देखिए 270-280 मिली एम्पियर अभी कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, 270-280 मिली एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। इसका मतलब पावर सेक्शन ओके हो गया है। अभी जो है CPU रैम और UFS के अंदर है। देखिए कोई भी नोटिफिकेशन लाइट नहीं जल रहा है और मैं आपको वोल्टेज चेक करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यानी कि ये बोर्ड में पहले 8150, उसके बाद 8150L, उसके बाद 8150B, ये तीनों आईसी को चेंज करने के बाद जाके अभी इसका पावर सेक्शन ओके हुआ है। तो शॉर्टिंग कहाँ पे था, आईसी में ही शॉर्टिंग था। अभी देखिए यहाँ पे वोल्टेज 1.7 वोल्ट आ रहा है। दूसरा चीज़ यहाँ पे VPH आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी 2.9 वोल्ट आ रहा है। तो अभी जो प्रॉब्लम है ये CPU और रैम UFS, ये तीनों से
कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। 272 मिली एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, तो मेरे हिसाब से रैम और यूएफएस के अंदर प्रॉब्लम है, ठीक है। या फिर हो सकता है प्रॉपरली रिवॉल्व ना भी हुआ होगा। और वोल्टेज यहाँ पे देख सकते हैं स्टेबल है, ठीक है। चलिए एक चीज़ करते हैं, यहाँ पे यूएसबी को इंसर्ट करते हैं, एक बार पोर्ट वगैरह बन रहा है कि नहीं इसको चेक कर लेते हैं, या फिर बैटरी को कनेक्ट करके देख लेते हैं बैटरी कनेक्ट करने पे कितना एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। वही 270 पे ही फ्लक्चुएट हो रहा है। अभी चलिए अभी डायरेक्ट सीपीयू यूएफएस और सीपीयू और रैम को निकालते हैं, ठीक है। यूएफएस तो हालांकि लगा है, सीपीयू रैम को निकालते हैं, नीचे क्या कंडीशन है उसको देखते हैं। नहीं तो फिर अगर यूएफएस को निकलने का ज़रूरत पड़ेगा तो फिर यूएफएस को भी निकालेंगे। चलिए तो ये पार्ट को मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, काफ़ी टाइम इसमें ऑलरेडी लग ही गया है, तो ये पार्ट को मैं फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो ठीक है, अगर सीपीयू रैम को रिवॉल्व कर देने से सेट ऑन हो जाता है या फिर रिकवरी हो जाता है तो फिर ये पार्ट को स्किप कर दूंगा, मतलब फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। लेकिन ये वीडियो में रहेगा, फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। अगर उसके बावजूद भी और कोई दूसरा प्रॉब्लम आया तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। आज की वीडियो में पोको X3 Pro जो कि डेड कंडीशन में आया था, क्या कंडीशन था आपको पता ही है, पहले हेडिंग में आपको दिखाई दिया था। तो अभी तीनों पावर आईसी को चेंज करने के बाद अभी ये कंडीशन में है, 270, 272, 280 के आसपास मिली एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। पहले तो ऑटो एम्पियर कंज्यूम कर रहा था, अभी ये क्लियर हो गया है। VPH लाइन शॉर्टिंग था, तीनों पावर आईसी को चेंज किया, मतलब शॉर्टिंग हट गया। अभी जो प्रॉब्लम है सीपीयू और रैम यूएफएस, ये तीनों के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, जिसको हम अभी फाइंड आउट करेंगे। पहले मैं निकाल के इसको रिवॉल्व करके फिक्स करता हूँ, नीचे क्या कंडीशन है उसको दिखाता हूँ। उसके बाद अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर आगे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो अभी यहाँ से मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया हूँ, क्योंकि इसका अभी सीपीयू, रैम और यूएफएस ये तीनों को निकाल के चेक करेंगे। सबसे पहले हमारा ऊपर में लगा है, देख सकते हैं, ये रैम को निकालते हैं। नीचे का कंडीशन क्या है क्या नहीं है इसको थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि साइड से पहले से देख चुके हैं कि ये रिवॉल्व हो चुका है। देखिए दोस्तों, अभी मैं इसका रैम को रिमूव कर चुका हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं पैड का कंडीशन देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा हीट करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए बीच बीच में बहुत सारे पैड जो है रैम के साथ कनेक्टिविटी छूट गया था, और ये जो सीपीयू अभी निकाला हूँ अभी इसका कनेक्टिविटी देखिए। मैं थोड़ा सा इसको जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। पहले जो भी टेक्नीशियन के पास गया था इस तरह ये रिवॉल्व करके ये बोर्ड में फिक्स किए थे। देखिए मैं थोड़ा सा इसको फोकस कर लेता हूँ। देखिए बीच में जो सप्लाई की लाइन है ये कुछ कनेक्टेड है, और साइड में जितना भी पैड बना हुआ है देख सकते हैं, बहुत सारा पैड ये सीपीयू के साथ कनेक्टिविटी नहीं हुआ था, जिस कारण से इसमें अभी 270, 272 के आसपास रीडिंग जा रहा था। लेकिन अभी इसको प्रॉपरली रिवॉल्व करेंगे, उसके बाद देखेंगे रिवॉल्व करने के बाद ये मोबाइल सक्सेस होता है या फिर और कुछ इसमें प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो यहाँ से मैं फिर से वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, क्योंकि अभी रिवॉल्विंग का काम होगा, क्लीनिंग का काम होगा, और इसको रिवॉल्व करके फिक्स करने के बाद जो भी कंडीशन बनेगा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए। क्या आपने कभी इस तरह प्रॉब्लम फेस किया था पहले, मेरे को कमेंट में वो भी बताइए, और वीडियो कैसा लग रहा है वो भी कमेंट में बताइए, क्योंकि आपका कमेंट से मेरे को पता चलेगा आपको किस तरह टॉपिक्स चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे तो वीडियो को मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दिया हूँ, सीपीयू रैम को रिवॉल्व करूँगा। रिवॉल्व करने के बाद क्या कंडीशन बन रहा है, क्या सिचुएशन बन रहा है, वो सब कुछ जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह कंटेंट में कोशिश करता हूँ बीच बीच में एक लाने की। लेकिन ज़्यादातर मेरे पास ऐसे ही कंडीशन आता है, बहुत सारे दुकानों से छेड़छाड़ हो के फ्रेश बोर्ड भी आता है। जो फ्रेश बोर्ड रहता है मैं उसको कंटिन्यू वीडियो बना देता हूँ, लेकिन जो इस तरह प्रॉब्लम आता है मैं अभी से कोशिश करूँगा, लाइव वीडियो बनाऊँगा, इस तरह कवर करूँगा और इसी तरह आपको समझाने की वीडियो में कोशिश करूँगा। तो इसीलिए एक लाइक कीजिए और मेरे को मोटिवेट कीजिए, ताकि मेरे को भी पता चले कि ये वीडियो देखने से आपको भी थोड़ा सा कुछ नॉलेज वगैरह मिल रहा है, और नॉलेज मिल रहा है तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक, शेयर और फॉलो भी करके रख लीजिए, ताकि आने वाले समय में जो भी कंटेंट डालूंगा इसी तरह आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए।
चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं वीडियो को तो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया हूँ। CPU रिवॉल्व करूँगा, रैम को रिवॉल्व करूँगा, उसके बाद कंडीशन देखेंगे, सिचुएशन देखेंगे क्या कंडीशन बन रहा है। चलिए तब तक के लिए मैं यहाँ पे वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके रख देता हूँ, आप देखते रहिए। देखिए दोस्तों, अभी मैं CPU को रिवॉल्व करके बैठाऊंगा, क्योंकि ये सेकंड टाइम मैं रिवॉल्व करके इसको बैठा रहा हूँ। फर्स्ट टाइम जब इसको मैं रिवॉल्व किया था उस टाइम बैठा दिया था, आपस में कोई ना कोई बॉल आपस में जुड़ गया था, जिस कारण से लो बूटिंग में चला गया था। ठीक है, मैं ये पार्ट को अगर चाहता तो कट कर सकता था, लेकिन मैं आपको क्यों दिखाया, क्योंकि जो हुआ है रियल में वही चीज़ को मैं दिखाया, ना ही इसमें एडिट करके कट कर दिया और ना ही यहाँ से मैं स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं है, जो जैसा मैं काम किया था पूरा रियल में वही काम को दिखा रहा हूँ। हालांकि यहाँ पे वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो गया है। तो यहाँ पे मैं CPU को बैठा दिया हूँ, बोर्ड में फिक्स कर दिया हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे कहीं पे भी शॉर्टिंग वोटिंग नहीं दिखा रहा है। तो अभी मैं ये बोर्ड को फ्रेम में फिक्स करके एक बार एम्पियर मीटर पे चेक करता हूँ अभी कितना एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। देखिए दोस्तों, जैसे ही एम्पियर मीटर में कनेक्ट किया हूँ 260-270 के आसपास जाके स्टॉक है। इसका मतलब क्या है, 260-270 किस कंडीशन में स्टॉक होता है? इसका मतलब ये है कि इसका जो UFS है ये प्रॉपरली कनेक्ट नहीं है, या फिर UFS प्रॉब्लम है, जिस कारण से ये हाई बूटिंग, मतलब नॉर्मली हम CPU को रिवॉल्व करके बैठाते हैं तो कितना एम्पियर लेना चाहिए,
150 से 170 के आसपास एम्पियर कंज्यूम करना चाहिए। जब इसमें यूएफएस कनेक्ट होगा उस कंडीशन में यूएफएस ओके होने से 160, 170, 200 तक जाता है। 200 से फिर रिटर्न आके 160, 170 में स्टॉक हो जाता है। उस कंडीशन में सीपीयू यूएफएस आपस में जुड़ा रहता है, जिस कारण से उतना ही एम्पियर कंज्यूम करता है। ठीक है, लेकिन अभी ये कंडीशन में क्या हुआ है, ये सीपीयू जैसे ही रिवॉल्व करके मैं बैठाया हूँ, अभी देखिए मैं इसको फिर से मैं चेक कर रहा हूँ एम्पियर। ओनली सीपीयू का मैं एम्पियर चेक कर रहा हूँ, वही मतलब 130, 135 में स्टॉक है। तो इसका मतलब जो सीपीयू को मैं इंस्टॉल किया हूँ, बोर्ड में अभी फिक्स किया हूँ, ये सीपीयू प्रॉपरली काम कर रहा है। जितना भी एम्पियर कंजप्शन कर रहा है, मैं इसके हिसाब से बता रहा हूँ, ये सीपीयू प्रॉपर ओके है। हमारा ओके सीपीयू 80 से लेके 130 के अंदर स्टॉक होना चाहिए, ओनली सीपीयू। ठीक है, 80 से लेके 130 के अंदर अगर स्टॉक हो रहा है तो इसका मतलब सीपीयू हमारा ओके है। यहाँ पे मैं डिवाइस मैनेजर का जो सीन है ये कैप्चर नहीं कर पाया है ओबीएस में, तो यहाँ पे मैं ईडीएल पे पोर्ट बना के भी चेक किया, मतलब ऑटो ईडीएल बन रहा था, क्योंकि अभी इसमें रैम नहीं लगा है ना ही इसमें यूएफएस लगा है। तो ऑटोमेटिकली सीपीयू का जो भी पोर्ट है ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा और पोर्ट भी 100% बन रहा था। तब जाके मैं ये यूएफएस को निकाल के रिवॉल्व किया हूँ और रिवॉल्व करके फिक्स किया हूँ। फिक्स करने के बाद क्या कंडीशन बन रहा है मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो टॉपिक देखिए कहाँ पर था और कहाँ तक आ गया है। ठीक है, ये मोबाइल मेरे पास किस कंडीशन में आया था। अगर आप हेडिंग वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कैसा कंडीशन था और कहाँ तक ये प्रॉब्लम आ गया है। देखिए, तो ऐसा भी काम हमको करना पड़ता है, क्योंकि देखिए मेरे पास बहुत सारा काम आता है, लेकिन ऐसा केस आता है दिमाग ख़राब भी हो जाता है और दिमाग सही भी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये मोबाइल का जो भी ओनर हैं उन्होंने बोल रहे थे कि जैसे भी करके ये मोबाइल का मेरे को डेटा चाहिए, लेकिन अभी कंडीशन देखिए क्या बन रहा है। ये यूएफएस ऑलरेडी ख़राब हो चुका है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, एम्पियर कंजप्शन देखिए, आपके स्क्रीन में एम्पियर मीटर दे दिया हूँ और यहाँ पे एम्पियर मीटर देख सकते हैं, वही सेम 260, 270 पे स्टॉक हो रहा है। और यहाँ पे मैं थर्मल कैमरा को भी लगा दिया हूँ। क्या प्रॉब्लम है आप खुद ही देख लीजिए। ठीक है, अभी देखने के बाद आपको पूरा कंप्लीटली समझ में आ जाएगा ये बोर्ड में क्या प्रॉब्लम है अभी। ठीक है, पहला क्या कंडीशन था, ऑटो एम्पियर कंज्यूम कर रहा था। अभी देखिए इसका यूएफएस यहाँ पे ख़राब मतलब हीट हो रहा है, जिस कारण से अभी इसमें 260, 270 के आसपास जाके ये स्टॉक हो रहा है, बीच बीच में फ्लक्चुएट भी कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो बोर्ड में यूएफएस लगा है, ये यूएफएस पूरा ख़राब हो जाने के कारण से अभी ये 260, 270 मिली एम्पियर पे स्टॉक हो रहा है, कभी कभी फ्लक्चुएट भी कर रहा है। और यूएफएस का कंडीशन देख सकते हैं, थर्मल कैमरा में आपको प्रॉपरली पता चल रहा होगा, क्योंकि नॉर्मली ये ज़्यादा हीटिंग नहीं हो रहा था। मैक्सिमम ज़्यादा हीट होने से तो कुछ पता चलेगा ना, हाथ जब मैं इसके ऊपर रख रहा था उतना ज़्यादा भी हीटिंग नहीं हो रहा था, लेकिन थर्मल कैमरा में आपको डिटेक्ट करके दिखा रहा हूँ कितना हीटिंग हो रहा है। यहाँ से थोड़ा सा हमको इमेज में पता चल रहा है कि ये यूएफएस हीटिंग हो रहा है। तो यहाँ से ये मोबाइल को रिकवर करना या फिर इसके अंदर जो भी डेटा है इसको रिकवर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें यूएफएस चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि पोको X3 Pro में CPU को चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी डेटा आपका जितना भी है वो सारे लॉस हो जाएंगे और उसमें कोई भी डेटा नहीं बनेगा, मतलब बचेगा नहीं। ठीक है, तो इस कंडीशन में यूएफएस ख़राब हुआ है, तो यूएफएस को चेंज करना अभी आज की डेट में कोई भी किसी के पास अपडेट नहीं है, ना ही कोई इसका सॉल्यूशन है। तो इस कंडीशन में ये मोबाइल हो गया है डेड और कम्प्लीटली यहाँ पे इसको कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, आपको मैं और एक बार दिखा रहा हूँ थर्मल कैमरा में। देखिए जैसे ही चार्जर को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे धीरे धीरे करके यूएफएस का एक साइड हीटिंग हो रहा है। देखिए सीपीयू का साइड हीटिंग नहीं हो रहा है, सीपीयू का साइड थोड़ा सा छोड़ के लास्ट पार्ट में हीटिंग हो रहा है। तो यहाँ से हमको कंफर्म पता चल गया कि ये यूएफएस ऑलरेडी चला गया है। तो यहाँ से और बचाना ये पेशेंट को नामुमकिन है। और यहाँ पे अगर मोबाइल को चालू करना है, इसमें दूसरा मदरबोर्ड डाल के या फिर पेयर डाल के चला सकते हैं, लेकिन ये बोर्ड को पॉसिबल नहीं है, ना ही कोई कर सकता है।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही बताना चाहूँगा कि ये वीडियो से हमको सीखने के लिए मिला मार्केट में किस तरह काम हो रहा है और कैसा कैसा कंडीशन बना रहे हैं। ठीक है, तो आप भी अगर इस तरह केस कभी फेस किए हैं तो मेरे को कमेंट करके बताइए, और कैसा कैसा केस हैंडल कर रहे हैं ये भी कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो में आपको क्या सीखने के लिए मिला, क्या नॉलेज मिला, मेरे को बताइए। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में इसी तरह जो भी होगा लाइव रिकॉर्ड करके या फिर लाइव सेशन में आपको वीडियो बताने की कोशिश करूँगा, और जो भी प्रैक्टिकली होगा इस तरह आपको समझाने की भी कोशिश करूँगा। देखिए दोस्तों, बहुत सारे व्यूअर कमेंट करते हैं कि रिबॉलिंग का काम खाली आप दिखाते हैं, रिबॉलिंग का काम दिखाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरह काम आता है मैं उसी वीडियो को आपके सामने या फिर आपके पास भेजने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यूट्यूब और फेसबुक पेज में। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ और किसी टॉपिक में और किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।